हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएससी होम साइंस पार्ट की ई लर्निंग क्लासेस में मैं डॉक्टर कमलजीत मान आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। पाचन तंत्र को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि पाचन किसे कहते हैं। जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है डेफिनेशन से कि पाचन को परिभाषित कीजिए और पाचन तंत्र को विस्तार से लिखिए। तो पाचन एक ऐसी जटिल जैव रासायनिक क्रिया है जिसमें विभिन्न एंजाइम्स के प्रभाव से जो भोजन के जटिल पोषक तत्व होते हैं वो उनकी सरलतम इकाइयों में परिवर्तित हो जाते हैं और वो सरलतम इकाइयाँ आसानी से छोटी आंत द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं तो वो मोनोसेक्राइड्स में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है। अगर हम लिपिड्स लेते हैं तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में परिवर्तित हो जाते हैं। और अगर हम प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन्स की सरलतम इकाइयाँ एमिनो एसिड्स, तो वो एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार भोजन के जो जटिल पोषक तत्व हैं पाचन प्रक्रिया द्वारा एंजाइम्स के प्रभाव से उनकी सरलतम इकाइयों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये एक इजी सा डायग्राम है पाचन तंत्र का। आप देख सकते हैं जो पाचन प्रक्रिया है वो कहाँ से शुरू होती है? मुंह से। मुंह में हम भोजन को जीभ और दांत भोजन को निगलने में सहायता करते हैं। जब हम भोजन को चबाते हैं तो उसमें सलाइवा मिलता है जिसको लार कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम खाना खाते हैं तो जो हमारे मुंह की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या लार ग्रंथियाँ हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं और मुंह में सलाइवा स्रावित करती हैं। तो 3 जोड़े लार ग्रंथि के हमारे मुंह में खुलते हैं। ये 1 2 3, ये 3 पेयर्स है दोनों साइड में, एक साइड में 3, दूसरी साइड में 3, तो टोटल 6 जो लार ग्रंथि हैं वो मुंह में खुलती हैं और क्या स्रावित करती हैं? सलाइवा या लार। सलाइवा। लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन, जो कि पकी हुई स्टार्च पे क्रिया करता है और उसे कुछ मात्रा में डेक्स्ट्रीन में और माल्टोज में परिवर्तित करता है। लेकिन मुंह में भोजन का पाचन बहुत कम होता है, या हम कह सकते हैं कि न्यूनतम होता है। जो टाइलिन एंजाइम है सलाइवा में उपस्थित होता है वो कच्ची स्टार्च पे क्रिया नहीं करता, मीन्स रॉ स्टार्च पे ये क्रिया नहीं कर सकता। इसके बाद जो भोजन है ये ग्रास नलिका दिखाई दे रही है, लंबी ग्रास नलिका। ग्रास नलिका से होता हुआ कहाँ आ जाता है? आमाशय में। आपको ये आमाशय दिखाई दे रहा है। आमाशय एक जे के आकार की संरचना है जिसमें कि भोजन कुछ समय तक रहता है और ये डिपेंड करता है कि ये कितने समय तक आमाशय में रहेगा, आपने डाइट कैसे ली है। अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं तो उनका पाचन जल्दी हो जाता है, और अगर उसमें फैट्स या लिपिड्स ज़्यादा हैं तो उनका पाचन धीरे होता है। और इसीलिए जो फ्राइड फूड्स होते हैं वो लंबे समय तक स्टमक में रहते हैं। और स्टमक एक मस्क्यूलर 4 स्तरों से बनी हुई संरचना है और ये जे के आकार की होती है। तो जहाँ पे ग्रास नलिका, इसोफेगस या इसको हम क्या कहेंगे? ग्रास नलिका। ग्रास नलिका एक लंबी ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है जो सिर्फ इसका कोई कार्य नहीं है, इसका सिर्फ कार्य है मुंह से भोजन को आमाशय तक लाना। आमाशय के यहाँ पे बहुत मजबूत पेशियां होती हैं शुरुआत में, जहाँ से आमाशय शुरू होता है और जहाँ समाप्त होता है, दोनों जगह बहुत मजबूत पेशियां होती हैं। ऊपर वाले भाग को कहते हैं कार्डियक, ये भाग कहलाता है कार्डियक। और यहाँ पे जो पेशियां होती हैं वो क्या कहलाती हैं? संकोचनी पेशियां। और ये वाला भाग कहलाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक
यहाँ भी मजबूत पेशियाँ होती हैं जो कि आमाशय के ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को दोनों को बंद करके रखती हैं, जिससे कि भोजन ना तो ऊपर इसोफेगस की तरफ आए और ना ही नीचे छोटी आंत की तरफ आए। ये तभी खुलती हैं जब हम खाना खाते हैं, तो ऊपर वाली जो संकोचनी पेशियाँ हैं, स्फिंक्टर मसल्स कहते हैं इनको, कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स हैं ये तभी खुलते हैं जब हमने भोजन को अंदर ग्रहण करना है। जब हम खाना खाना बंद कर देते हैं तो ये पेशियाँ ऊपरी हिस्से को, आमाशय का जो ऊपरी हिस्सा है इसोफेगस के साथ जुड़ा हो, उसको वापस बंद कर देती हैं। जब ये एक स्पेसिफिक टाइम होता है 3 to 4 आवर्स जब भोजन आमाशय में रहता है, तब तक जो नीचे वाली संकोचनी पेशियाँ हैं ये भी आमाशय को बंद रखते हैं कि फूड सीधा ही इंटेस्टाइन में ना आ जाए। जो लोग ओबेसिटी के लिए बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं वो इस आमाशय को काट के बहुत छोटा कर दिया जाता है, और इसीलिए भोजन की कैपेसिटी, मतलब क्योंकि ये बहुत मस्क्यूलर है और इसमें लंबी आड़ी और तिरछी मांसपेशियाँ होती है, तो इसको काफ़ी फैलाया जा सकता है। लेकिन जब इसको बैरियाट्रिक सर्जरी से इसको काट के छोटा कर दिया जाता है तो भोजन को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसीलिए पेशेंट बहुत तेज़ी से वेट लूज करने लगता है। तो ये पेशियाँ तभी खुलती हैं जब भोजन सेमी लिक्विड फॉर्म में बदल जाएगा और छोटी आंत में पहुंच जाएगा। तो ये जो इसका ये पतला हिस्सा, ये क्या है, छोटी आंत। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो जाती है जहाँ पे आमाशय समाप्त होता है, और आप ये 3 महत्वपूर्ण संरचनाएं देख सकते हैं। यहाँ पे यकृत दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा बैक साइड आगे आमाशय भी इसको थोड़ा सा ढक के रखता है। ये बहुत बड़ी ग्रंथि है। यकृत तो जनरली प्रश्न पूछा जाता है कि ये एक ऑर्गन नहीं है, ये एक शरीर की बहुत बड़ी ग्रंथि मानी जाती है, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है। इसको हम डिटेल में बाद में नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यकृत के संरचना और कार्यों को विस्तार से लिखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली आता है। यकृत एक ऐसी ग्रंथि है जिसमें कि सभी पोषक तत्व संग्रहित रहते हैं, और ये विभिन्न पोषक तत्वों को लंबे समय तक संग्रहित करके रख सकता है, विशेष रूप से विटामिन ए। अगर आपने एक सीज़न में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में लिया है, मान लीजिए आपने गर्मियों में 2 महीने आम ज़्यादा खाए हैं, तो वो आपके पूरे साल की विटामिन ए की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, क्योंकि आपको पता है आम में बीटा कैरोटीन होता है और वो विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है लिवर में जाके और वहीं पे स्टोर होता है। सिर्फ प्री स्कूलर्स जो हैं 1 से 5 साल तक के बच्चों में के लिवर में विटामिन ए स्टोर नहीं होता। तो ये यकृत दिखाई दे रहा है, इसके साथ आपको पित्ताशय दिखाई देगा, गॉल ब्लैडर। जनरली हम ये डिजीज पढ़ते हैं पित्ताशय की पत्थरी, गॉल स्टोन्स यहाँ पे बन जाती है, तो इसको सर्जरी के द्वारा निकालना पड़ता है। यहाँ पे ये लीफ जैसे पत्ती के समान संरचना है। हमारे शरीर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड पैंक्रियास, अग्नाशय, क्योंकि ये अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जो कि एंजाइम्स भी बनाती है और हार्मोन्स भी बनाती है। तो एकमात्र एक ये ऐसी ग्रंथि है जो कि बाह्यस्रावी भी है और अंतःस्रावी भी है। एंजाइम्स भी बनाती है जो कि भोजन का पाचन करते हैं, और हार्मोन्स भी बनाती है जो कि हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शंस को रेगुलेट करती है। तो अग्नाशय के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। और आप सबको पता है बहुत सारे हार्मोन निकालते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन, जो कि जिसकी कमी से डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाता है या मधुमेह रोग हो जाता है। तो ये अग्नाशय, लिवर और गॉल ब्लैडर ये तीनों इकट्ठे जुड़े रहते हैं, और इसकी वाहिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं, और एक ये पूरा सिस्टम है जो कि शरीर में ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है, लिपिड्स की मात्रा को नियमित रखता है। इसके बाद ये छोटी आंत है, उसको ऊपर से ढक लेती है बड़ी आंत, ये इस आकार में दिखाई दे रही है। इसके नीचे ये छोटी आंत है। अगर हम बड़ी आंत का सबसे पहला भाग देखें, ये फूला हुआ भाग, तो वो क्या कहलाता है, सीकम। सीकम में ये एक वॉर्म जैसी, वॉर्म मतलब कीड़ा,
वर्म जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसे कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसी संरचना है जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं है, लेकिन यदि इसमें संक्रमण हो जाए तो अपेंडिसाइटिस हो जाता है और पेशेंट को बहुत तेज पेट में दर्द होने लगता है और ये कई बार फट जाता है, तो ये फेटल हो सकता है, मीन्स रोगी के लिए जानलेवा हो सकता है। तो अपेंडिक्स का बॉडी में कोई कार्य नहीं है, लेकिन अगर संक्रमण हो जाए तो ये फेटल हो सकता है। इसीलिए क्योंकि इसकी संरचना वर्म जैसी है तो इसको वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। बड़ी आंत में बड़ी आंत जब जहाँ पे समाप्त होती है तो ये हॉलो ऑर्गन दिखाई दे रहा है, इसको मलाशय कहते हैं, जहाँ पे कि शरीर के व्यर्थ पदार्थ संग्रहित होते हैं और नीचे सबसे लास्ट पार्ट एनस या गुदा द्वार कहलाता है, जिससे कि व्यर्थ पदार्थ शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये बेसिक से स्ट्रक्चर है जिसमें कि मुंह में जीभ है, दांत है, भोजन को चबाने का और जीभ निगलने का कार्य करती है। ग्रास नलिका से होता हुआ भोजन कहाँ आता है? अमाशय में। अमाशय जहाँ पे ग्रास नलिका के साथ जुड़ा रहता है वहाँ पे बहुत मजबूत मांसपेशियाँ होती हैं जिन्हें कार्डियक स्फिंक्टर मसल्स कहा जाता है। और इसका जो जहाँ पे छोटी आंत से शुरू होगा वहाँ भी पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स उपस्थित होती हैं, जो कि बहुत मजबूत मांसपेशियाँ जो कि अमाशय को ऊपर से और नीचे से बंद करके रखती हैं। ये तभी खुलती हैं जब भोजन को छोटी आंत में आना हो या भोजन को हमें ग्रहण करना हो। उसके बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत का जो पहला भाग है वो क्या कहलाता है? पक्वाशय। बीच वाला भाग क्या कहलाता है? जेजुनम। सबसे अधिक पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ से होता है? जेजुनम से। और जो सबसे छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? इलियम। उसके बाद बड़ी आंत शुरू हो जाती है और वो उसका पहला भाग है सीकम। और अंत में जो बड़ी आंत कहाँ पे समाप्त होती है? मलाशय में। और मलाशय से जो व्यर्थ पदार्थ है एनस द्वारा शरीर से उत्सर्जित हो जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा डायग्राम है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा फोकस करती हूँ तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। और कल हम डिटेल में इन ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमाशय की संरचना कि अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन लें तो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। थैंक यू।